ज्यादा दी गई कोरोना वैक्सीन की खुराक। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर दिया जोर। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। महाराष्ट्र कोविड संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले। सरकार ने कहा, देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। केंद्र ने राज्यों से बेहतर ढंग से उपयोग करने की दी सलाह। कहा, ना हो बर्बादी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन का स्टॉक है मौजूद। कोरोना काल में चुनाव प्रचार में बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल बुलाई राजनीतिक दलों की बैठक। राज्य की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार हुआ खत्म। कूच बिहार में हुई हिंसा के मद्देनजर जल्द थमा चुनाव प्रचार का शोर। वायुसेना कमांडर सम्मेलन आज से शुरू। 3 दिवसीय सम्मेलन में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं से संबंधित नीतियों और रणनीतियों से जुड़े मुद्दों के समाधान पर होगी चर्चा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायण को झूठे जासूसी केस में फंसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई से और आगे जांच कराने के आदेश। अदालत ने डी.के. जैन की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट पर किया विचार। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 11 सितंबर तक अमेरिकी सेना की वापसी के फैसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात। कहा, अफगान सेनाएं अपने लोगों की रक्षा करने में है सक्षम। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए आतंक रोधी क्षमताओं पर करेगा काम। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। रियल ने क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल को और मैन सिटी ने डॉर्टमंड को दी शिकस्त। अंतिम 4 में रियल का सामना चेल्सी से, तो वहीं मैन सिटी और पीएसजी होंगे आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 93,528 लोगों ने कोरोना को हराया है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 88.31% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.23% रह गई है। उधर महामारी को रोकने के लिए तेजी से टीकाकरण जारी है। अब तक 11 करोड़ 44,93,238 टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 33,13,848 टीके लगाए गए थे। और दिल्ली में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल ही एक दिन में राष्ट्रीय राजधानी में 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोविड-19 के कारण यहां पर 104 लोगों की मौत भी हो गई है। तो राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक रहेगी। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने
एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जरूरी कामों के लिए बाहर निकलने की इजाजत होगी, शादी समारोह के लिए कर्फ्यू पास दिया जाएगा। इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 58,952 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 278 मरीजों की वहां पर मौत हो गई है। कोविड महामारी की श्रृंखला को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में कल रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य में जारी संचार बंदी के दौरान कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जो 1 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को संचारबंदी की घोषणा की थी। और मध्य प्रदेश में टीका उत्सव के दौरान लगभग 12 लाख लोगों को टीका लगाया गया। राज्य में टीकाकरण के अतिरिक्त केंद्र भी बढ़ाए गए और लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। देश के साथ ही राज्य में टीका उत्सव 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से शुरू हुआ था और 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जयंती तक मनाया गया। और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों पर केंद्रीय गृह सचिव ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाए जाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई है। बैठक में मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया है। नितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, पूरी जानकारी। निश्चित तौर पे एक बड़ी बैठक है मध्य प्रदेश को लेकर के केंद्रीय गृह सचिव का, और केंद्रीय गृह सचिव के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद थे और वहां के चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ ये बैठक हुई थी। खासतौर पे ये चिंता जताई गई कि वहां पे केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के 40 जिलों में मामले काफी ज्यादा, 44 जिलों में मामले काफी ज्यादा है पिछले अगर 2 हफ्ते में देखा जाए तो। और खास तौर पे जो भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, खंडवा है, वहां पर बहुत ज्यादा मामले देखे गए हैं। ऐसे में जरूरत इस बात का दिया गया है कि टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट और वैक्सीनेट का जो 5 सूत्री फार्मूला है, इसको ठीक तरीके से लागू किया जाए। साथ ही साथ अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की उपलब्धता को बढ़ाया जाए ताकि मरीजों को कोई दिक्कत न हो। ये भी एक देखने में आया कि मध्य प्रदेश में पहले 13.4% का जो वृद्धि दर था, संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट था वीकली, वो बढ़ करके अब काफी ज्यादा हो गया है। अगर देखा जाए तो 79% की वृद्धि हुई है, 79% की वृद्धि हुई है पिछले हफ्ते अगर केस की बढ़ोतरी को देखा जाए तो। एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। और आरटीपीसीआर टेस्ट भी 70% जो केंद्र ने कहा था वो भी मध्य प्रदेश नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से एक बहुत चिंता की बात है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की दिया गया कि एक तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, उसमें भी आरटीपीसीआर टेस्ट करें। साथ ही साथ जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए उनके संपर्क में आए, कम से कम 20 से 25 लोगों को ट्रेस किया जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए। इसके अलावा ट्रीटमेंट पे फोकस हो, आईसीयू बेड को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को भी तेज गति से चलाया जाए। एक और बात बताया गया है कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी बात यह है कि जो बिना वजह भीड़ भाड़ हो रहा है उसको रोका जाए। आवागमन पे जो बिना मतलब का भीड़ भाड़ लोग कर रहे हैं, किसी तरह के सामाजिक आयोजन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ जिससे बढ़ रहा है, उसको गैर जरूरी भीड़ भाड़ को रोका जाए।
और चूंकि ये सुपर स्प्रेडर इवेंट हो जा रहे हैं, यहाँ से ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, तो इस पे भी रोक लगाने की बात की गई है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ पॉलिटिकल कल्चर और तमाम जो धार्मिक नेता और दूसरे समाज के बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनका सहारा लिया जाए लोगों को जागरूक करने में। बिल्कुल सही कहा नितेंद्र आपने। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन पर काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में और ख़ासतौर पे मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो सभी जगह एक पिछले बार के हम कोरोना के प्रकोप को जैसे एक तरह से भूल गए हैं और दोबारा से भीड़ में निकलना, मास्क का प्रयोग ना करना और तमाम सारे जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने लगे हैं। और उसी का कारण हम कह सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पर जो कोरोना का संक्रमण, ये दूसरी वेव जो फैल रही है, इसे रोकने के लिए लोगों को भी खुद से जागरूक होना होगा और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, तभी इस पर कहीं अंकुश लग पाएगा। देखिए जी, बिल्कुल ये देखा गया था हाल के दिनों में कि लोग जो कोविड प्रोटोकॉल भी है, जिसको कहते हैं मास्क नहीं लगाना, भीड़ भाड़ में जाना, ये तमाम चीजों को लोग बहुत खुलकर करते थे, लोगों के मन में डर कम हो गया था। तो जिसका नतीजा है कि आज घर घर में कोरोना वायरस के संक्रमण, अगर देखा जाए पूरा परिवार का परिवार संक्रमित हो जा रहा है, अस्पतालों में बेड की कमी पड़ जा रही है। ये एक डॉक्टर का ये कहना है कि जिस तरीके से वायरस ने म्यूटेट किया है, तो समाज के लोगों ने भी अपना म्यूटेशन कर लिया है। उनका ये कहना था कि लोग खुद म्यूटेट हो गए हैं, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, और इस तरह की जो बातें हैं ये लोगों के व्यवहार में देखा गया है, जिसका नतीजा हुआ कि इतनी तेजी से फैला कि समझ में नहीं आया लोगों को। तो ऐसे में जरूरत अभी भी है कि अब अगर अभी लोग मास्क लगाएंगे, बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ में न जाए, इन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो अभी भी वायरस की रफ्तार को हम रोक सकते हैं। और अभी शुरुआत में देखिए, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से कदम उठाया गया। आज दिल्ली में भी वीकेंड के लॉकडाउन, एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अगर लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे तो उनको और भी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जरूरत है कि व्यवहार में अपना बदलाव लाएं। बिल्कुल सही नितेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी सरकारें भी दोबारा से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं हैं, जिस तरह से लोगों के रोजगार पर इसका असर पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये इतने बड़े लेवल पर फैलता जाएगा तो सरकारों को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग खुद आगे आएँ, स्वेच्छा से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें और सरकार को भी उसका काम करने में सहयोग दें। जी बिल्कुल, लोग अगर सहयोग करेंगे, जन भागीदारी होगी, हम अपनी भूमिका को समझेंगे कि अगर हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे तो हम खुद संक्रमण से बचेंगे, साथ ही साथ अपने परिजनों को भी बचाएंगे। इसके अलावा सरकार का अपना दायित्व है, जिला प्रशासन का, कि वो इलाज की जो गंभीर रूप से इलाज हो रहे हैं उनकी व्यवस्था करे, टेस्टिंग फैसिलिटी की व्यवस्था करे। तो ये दोनों ही अप्रोच रखना जरूरी है। एक हम अपनी जिम्मेदारी को समझे, सरकार अपने स्तर पे काम करिए, क्योंकि हम महामारी से निपट रहे हैं। महामारी किसी सरकार की बस की चीज नहीं है। जन भागीदारी की उतनी ही जरूरत है जितनी की सरकार के से हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारे लिए इलाज की व्यवस्था करे। साथ ही साथ मैं एक और अपडेट करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक रेगुलेटरी पाथवे इशू किया है, जो कि हाल के दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने, सरकार ने ये घोषणा की थी कि विदेश की जो वैक्सीन है वो भारत में आएगा। उसको लेकर के रूल रेगुलेशन बन रहे हैं। जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO, जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आता है, इन्होंने अब आगे गाइडलाइन ये बना रहे हैं। और जो भी विदेशी वैक्सीन है, चाहे वो अमेरिका का हो, जापान का हो, यूरोप का हो या UK का हो, जिसको WHO से मान्यता है, अगर भारत में आवेदन करता है तो उसको 3 वर्किंग डे में उसको क्लियरेंस देना है। और साथ ही साथ जो वैक्सीन होगी उनका 100 जो लाभार्थी होंगे जिनको पर 7 दिन तक देखा जाएगा कि कोई असर हुआ तो नहीं, उसके बाद उनको मान्यता दे दी जाएगी। तो एक बहुत तेजी से सरकार ने एक कदम उठाया है ताकि जल्द से जल्द दूसरी दुनिया की जो बेहतरीन वैक्सीन है वो भारत आ सके, और इसकी प्रक्रिया को और तेज किया गया है। बिल्कुल नितेंद्र, तमाम कदम सरकार उठा रही है कोरोना वायरस के इस प्रकोप से निपटने के लिए, इस दूसरे म्यूटेंट, इस दूसरे वायरस से बचने के लिए। मध्य प्रदेश की जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और टीकाकरण पर जोर देने के लिए ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है, क्या कुछ ऐसा भी अंदेशा है कि वहाँ पर लॉकडाउन जैसी कोई परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है?
देखिए, जो 44 डिस्ट्रिक्ट है उसमें काफी ज्यादा मामले बढ़े हैं। 79% तक का बढ़ोतरी देखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मामले हालात वहाँ बिगड़े हैं। खासतौर पे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और खंडवा में कई शहर है जहाँ पे नाइट का कर्फ्यू लागू है और रिस्ट्रिक्शंस लागू है। सरकार हर दिन अपनी जो स्थिति है उसकी समीक्षा कर रही है। आज केंद्रीय गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की है, राज्य के अधिकारियों के साथ वहाँ के हालात पे की जानकारी ली है। साथ ही साथ यहाँ से जो निर्देश दिए गए हैं वो तो दिया ही गया है। तो आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और कितना कंट्रोल हो रहा है। उसी के अनुसार सरकार वहाँ की फैसला लेगी, वहाँ का प्रशासन फैसला लेगा, जिला प्रशासन फैसला लेगा। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, ट्रेस हो और जो लोग बीमार पड़े हैं उनके लिए आईसीयू और ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था हो। और नितेंद्र, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी की भी बात आई थी, तो उसको लेकर अस्पतालों की अगर स्थिति की बात की जाए तो बेड्स की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है अस्पतालों में? देखिए, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और इसमें ये बताया गया है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है सरकार के पास। और अगर डेली प्रोडक्शन की कैपेसिटी की बात की जाए तो 7,287 मीट्रिक टन डेली प्रोडक्शन ऑक्सीजन का हो रहा है। स्टॉक भी अभी काफी है और जो लोगों की डिमांड है, डेली कंजम्पशन है, वो 3,842 मीट्रिक टन का है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई भी पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, प्रोडक्शन भी है और स्टॉक भी सरकार के पास है। सरकार ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की थी जिसमें केंद्र सरकार ने तमाम ऑक्सीजन के जो स्टॉक थे उस पर निगरानी रखी गई है। साथ ही साथ राज्यों को बताया गया है कि वहाँ जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में और भेजा भी जाएगा। हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उत्पादन होता है। बिल्कुल, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, ऐसा सरकार का कहना है। और नितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर बेड की उपलब्धता है और किस तरह से ऑक्सीजन की उपलब्धता है, किस तरह से सरकार गंभीर है इस कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए। टेस्ट, ट्रीटमेंट, ट्रैक और टीकाकरण, इन चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है और कोरोना को भगाने के लिए तमाम सारे उपाय किए जा रहे हैं। उधर राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 16 अप्रैल से वहां पर रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। राज्य में सभी सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी 5 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर खगड़िया में टीकाकरण उत्सव के आखिरी दिन सदर हॉस्पिटल से लेकर गांवों में भी शिविर लगाकर 45 साल से ऊपर वाले लोगों को टीका लगाया गया। हॉस्पिटल प्रबंधक शशिकांत ने बताया कि खगड़िया जिले में अब तक 89,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि टीका को लेकर लोगों में काफी जागरूकता आई है। पूरे खगड़िया जिला में लगभग 38 सेंटर हम लोग के द्वारा चलाया जा रहा है। लोग आ रहे हैं। लगभग यहाँ पे अभी आप जो सदर अस्पताल का टीकाकरण सत्र है, जो सत्र स्थल है, वहाँ पे लगभग हम लोग का डेली 200 लोग का टीकाकरण कर रहे हैं। यहाँ पे उनको बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए सभी तरह की व्यवस्था है। रास्ते उनका AFI रूम भी है जहाँ पे अगर किसी तरह का कुछ होता है तो वहाँ पे एडमिट वगैरह भी करने की सुविधा है। लोग में उत्साह भी है, जागरूकता भी है। वाराणसी में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने जहां हॉस्पिटलों में जरूरी सुविधाएं बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से अपील भी कर रहा है कि लोग बहुत जरूरी हो तभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर से बाहर निकलें। और इस बारे में बात की है हमारे संवाददाता ने वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से। हमारे साथ बात करने के लिए हैं वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, ये क्या तैयारी है, चूंकि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और आप लोग तैयारी भी तेजी से कर रहे हैं इसके लड़ाई के लिए, और यहाँ की जनता से क्या अपेक्षा है? बहुत आवश्यक है। मास्क पहन के निकलें, हाथ में सैनिटाइजर रखें,
समय समय पर सैनिटाइजेशन करते रहें। घर वापस जाएं तो यथासंभव नहाएं। अगर नहाना संभव ना है तो कम से कम अपने हाथों को पूरी अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें, उसके बाद ही अपने अन्य कोई कार्यों में करें। साथ साथ जो हमारे अन्य प्रदेशों से या प्रदेश के अन्य जनपदों से जो लोग आते हैं काशी विश्वनाथ या अन्य मंदिरों को दर्शन करने के लिए, उनसे मेरा आग्रह है कि यथासंभव वो प्रयास करें कि अभी वो अगर उनका यात्रा थोड़ी टल सकती है तो टाल लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवर क्राउडिंग ना हो, उसके लिए पुलिस को और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उपचार के लिए, क्योंकि वाराणसी न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि अन्य आसपास के जनपदों के लिए और बिहार के सीमावर्ती जनपदों के लिए एक प्रमुख हेल्थ का केंद्र है, तो काफ़ी मरीज यहाँ पे आते हैं। इसलिए हम लोग ने अपनी हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने बेड्स की संख्या बढ़ाई है। उसके साथ साथ उसके लिए आवश्यक चीज़ें जैसे मेडिसिन, हाई फ्लो नेजल कैनुला, वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन इत्यादि की व्यवस्था में हम लोग सारे लोग लग गए हैं। अगर मैं यही बता रहा हूँ, ये हमारे सामने एक चुनौती है, लेकिन अगर जनता का सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से इस चुनौती को जीतने में हम लोग सफल होंगे। और अब बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक का मकसद बंगाल चुनाव के बाकी चरणों के प्रचार के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करना है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण में राज्य की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए कल प्रचार समाप्त हो गया। कूच बिहार में हिंसा के मद्देनजर चुनाव प्रचार का जल्द थम गया। मतों की गिनती 2 मई को होगी। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत 18 जिलों में 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2.21 लाख से अधिक पदों के लिए 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में मतदान होगा। इन 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। और वर्ष 2021 के पहले द्विवार्षिक वायुसेना कमांडर सम्मेलन आज से शुरू हो गया। वायुसेना के शीर्ष स्तर के नेतृत्व के इस सम्मेलन का उद्देश्य आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमताओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। सम्मेलन के दौरान 3 दिन की अवधि तक भारतीय वायुसेना की क्षमताओं से संबंधित नीतियों एवं रणनीतियों से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु अनेक प्रकार की विमर्श की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिनसे भारतीय वायुसेना अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध बढ़त बना सके। मानव संसाधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न कल्याणकारी और मानव संसाधन उपायों पर भी चर्चा की जा रही है। ये सम्मेलन भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ नेतृत्व को संचालन, रखरखाव और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में भारतीय वायुसेना की सभी कमानों के एयर ऑफिसर्स, कमांडिंग इन चीफ, सभी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और वायुसेना के मुख्यालय में तैनात सभी महानिदेशक भाग ले रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन को फर्जी जासूसी में फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जासूसी के केस में नम्बी नारायण को फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों की चूक और कमीशन के कृत्यों की जांच के लिए कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि जैन कमेटी रिपोर्ट को शुरुआती जांच रिपोर्ट मानते हुए इस मामले की जांच की जाए। रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश डीके जैन की अध्यक्षता में सितंबर 2018 को
3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जताई है। I want to mention here two of my close friends, Mr. Rajasekaran and Mr. Maitreyan. These two people were closely helping me in all respect. In fact, every day they used to come. I am talking about not today. I am talking about 1994 period. When I came back from the jail, these are the two people to receive me. And they were with me, they were encouraging me, and they were giving me all the support, and they made sure that I file this case. भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक संयुक्त अभियान में आज एक नाव पर सवार पाकिस्तान के 8 नागरिकों को 30 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। तटरक्षक बल के अनुसार पाकिस्तानी नाव को भारतीय जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा रेखा के करीब से पकड़ा गया। तटरक्षक बल ने कहा कि ऑपरेशन गुजरात ATS के साथ मिलकर किया गया था। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संयुक्त जांच के लिए नाव को तट पर लाया गया। नाव की किसी और छिपी हुई वस्तुओं के लिए पूरी तरह से अब जांच की जाएगी। और सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस वार्ता में कोरोना के 771 नए वेरिएंट मिलने की जानकारी दी है, जिसमें 736 यूके के, साउथ अफ्रीका के 34 और ब्राजील का एक वेरिएंट मिला है। ये वेरिएंट देश के 18 राज्यों में पहुंच चुका है। PIB ने वायरल हो रहे इस मैसेज को बेबुनियाद बताया है। PIB ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस तरह की कोई प्रेस वार्ता नहीं की गई है। तो पूरी तरह से फेक मैसेज वायरल हो रहा था। तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने 15 से 30 अप्रैल तक देश भर में लॉकडाउन लगाया जाएगा। PIB फैक्ट चेक में ये दावा भी फर्जी बताया गया है। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के संबंध में ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। PIB ने कहा है कि कृपया ऐसी भ्रामक तस्वीरों या फिर संदेशों को आप साझा ना करें। तो आपसे भी अपील है कि आप सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज देखें तो उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, उसका फैक्ट चेक करें और तब उस पर विश्वास करें और उसे आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि तमाम सारे फेक मैसेजेस इस समय फैलाए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले की 20वीं वर्षगांठ 11 सितंबर से पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की औपचारिक घोषणा कर दी है। व्हाइट हाउस ने अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकल्प व्यक्त किया कि अमेरिका सभी सैनिकों को वापस लाने के बाद भी अफगानिस्तान को समर्थन जारी रखेगा, लेकिन ये सैन्य सहायता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा तालिबान के साथ किए गए समझौते के अनुसार सैनिकों की वापसी 1 मई को शुरू होगी, 11 सितंबर तक पूर्ण हो जाएगी। बाइडेन ने इस बारे में व्हाइट हाउस संधि कक्ष के उसी स्थान से संबोधित किया जहां पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने 7 अक्टूबर 2001 को युद्ध आरंभ करने की घोषणा की थी। After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. The plan has long been in together, out together. U.S. troops, as well as forces deployed by our NATO allies and operational partners, will be out of Afghanistan before we mark the 20th anniversary of that heinous attack on September 11th. But we'll not take our eye off the terrorist threat. We'll reorganize our counterterrorism capabilities and the substantial assets in the region to prevent reemergence of terrorists and the threat to our homeland from over the horizon. We'll hold the Taliban accountable for its commitment not to allow any terrorist to threaten the United States or its allies from Afghan soil.
The Afghan government has made that commitment to us as well. और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। बात उस पेय पदार्थ की करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ रखा है, क्योंकि हमें इस पेय पदार्थ में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र नजर आता है। कुर्ग की धरती पर जब मैंने कॉफी को देखा तो मेरे मन में सहसा ये बात सामने आ गई कि इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। Civet, you know, the ripest big fruit, वो एंजाइम रिलीज करने में इसको एक स्मेल रहता है, that goes and sits in the seeds. अभी कॉफी पीने वालों को मालूम पड़ता है। I love my filter coffee. I love my Bella coffee, and of course I have tried Arabica, Robusta, Pea Berry. कैसे कॉफी बीन्स को निकाला जा रहा है और कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, अगर वो सब देखते हो तो you will fall in love with coffee and कुर्ग। एक भारत श्रेष्ठ भारत शनिवार दोपहर 3 बजे और पुनः प्रसारण रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ट्वीट करके कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी फोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पर चर्चा की है। गनी ने कहा है कि अफगानिस्तान अमेरिका के फैसले का सम्मान करता है और वो अपने अमेरिकी साझेदारों के साथ मिलकर एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करेगा। साथ ही गनी ने कहा कि इस दिशा में सहयोग करने के साथ ही शांति प्रयासों में अपने अमेरिका और नाटो की भागीदारी के साथ काम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सेना लोगों और देश की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। और अमेरिका के 2 सीनेटरों मार्को रूबियो और क्रिस कून्स ने द्विदलीय विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के पास होने के बाद चीन के सरकारी दमन का सामना करने वाले उइगरों को प्राथमिकता के आधार पर अमेरिका में शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकेगा। विधेयक पेश करने वाले दोनों सांसदों ने कहा है कि उइगर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए अमेरिका में पुनर्वास के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा। सांसदों ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अनुरोध किया है कि वो चीन के शिनजियांग प्रांत के उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए अतिरिक्त कदम उठाएं। इसी तरह का एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में सांसद टेड ड्यूच और मेरियो डियाज ने भी पेश किया है। आपको बता दें कि अमेरिका को पत्र लिखकर दुनिया भर के उइगर समुदायों ने शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिमों पर चीन द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरोध में मदद की गुहार लगाई है।
और अमेरिका में संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा है कि कोविड-19 के लिए अमेरिका में अधिकृत किए गए टीके सुरक्षित हैं। फॉसी का ये बयान खून के थक्के बनने की आशंका को देखते हुए अमेरिकी नियंत्रकों द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों की खेप रोके जाने के बाद आया है। रोग नियंत्रक और रोकथाम के अमेरिकी केंद्र की निदेशक डॉक्टर रोशेल वालेंस्की ने कहा है कि सरकार जॉनसन एंड जॉनसन की टीमों की खेप रोके जाने के बाद पैदा स्थिति को देखते हुए अन्य अधिकृत टीकों की सप्लाई बढ़ा रही है। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से अपील की है कि वो फिलहाल मॉडर्ना के टीके लगवाते रहें। अमेरिका की संघीय स्वास्थ्य एजेंसी ने मंगलवार को सिफारिश की थी कि जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों को कम से कम कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए। ये अनुशंसा 50 वर्ष से कम की 6 महिलाओं में टीका लगवाने के बाद खून का थक्का बनने के बाद की गई थी। और कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को ध्यान में रखते हुए तुर्की ने रमजान के दौरान 2 हफ्तों के लिए नए प्रतिबंध लगाए हैं। प्रशासन ने संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आती है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोविड-19 मामलों की सूची में तुर्की विश्व में चौथे स्थान पर है। बुधवार को यहां 62,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी दी थी। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि 1 सप्ताह के कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। साथ ही शहर में यात्रा करने, सार्वजनिक परिवहन और रमजान तक सभी आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अर्जेंटीना में दर्जनों प्रदर्शनकारी ब्यूनस आयर्स में ब्राजील के दूतावास के बाहर एकत्रित हुए और राष्ट्रपति बोल्सोनारो द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के तरीकों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो के बैनर लगाए और दूतावास के बाहर राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हटाने के नारे लगाए। महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रपति बोल्सोनारो की व्यापक रूप से आलोचना की जा रही है। ब्राजील कई हफ्तों तक दुनिया में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मौतों वाले देशों में शामिल रहा है। और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि 2015 की परमाणु संधि के बारे में विश्व शक्तियों के साथ चल रही वार्ता उनके देश का पक्ष कमजोर कर देने वाली मामला नहीं बनना चाहिए। खामनेई ने कहा कि यूरोपीय पक्ष निजी चर्चाओं में ईरान के अधिकारों को स्वीकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका इस वार्ता पर अपनी गलत शर्तें थोपना चाहता है। पिछले सप्ताह ईरान और विश्व शक्तियों ने 2015 की परमाणु संधि के पुनर्स्थापन के लिए वार्ता की थी और बातचीत को रचनात्मक बताया था। गौरतलब है कि ईरान और विश्व शक्तियों के बीच वियना में जारी वार्ता गुरुवार को फिर शुरू होगी। पेरू राष्ट्रपति चुनाव के निर्णायक चरण के लिए तैयार है और अर्थव्यवस्था और महामारी से निराश जनता के समर्थन की आस लगाए वामपंथी उम्मीदवार जोसे पेड्रो कास्टेलो का मुकाबला अति दक्षिणपंथी कीको फुजिमोरी से है। रविवार को हुए पहले चरण में वामपंथी उम्मीदवार कास्टेलो ने बढ़त बनाकर सबको चकित कर दिया था। याद रहे कि 51 वर्षीय कास्टेलो पेशे से स्कूल टीचर हैं और इन चुनावों से पहले कोई खास पहचान नहीं रखते थे। सोमवार को 80% से अधिक मतपत्र गिने जाने के बाद आधिकारिक नतीजों के हिसाब से कास्टेलो को 18% वोट मिले हैं, जबकि उनके दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी को 13.2% मत प्राप्त हुए हैं। इन परिणामों के हिसाब से दोनों ही उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी समय बहुमत हासिल नहीं कर सके। अब 6 जून को इन दोनों के बीच एक बार फिर से चुनाव कराया जाएगा। और अमेरिका के लुइसियाना के ग्रैंड ऑयल में एक तीव्र तूफान आया। तूफान के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों को लंबे समय तक बिजली पानी के बिना गुजारा करना पड़ा। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार दक्षिण पूर्वी लुइसियाना में ओला और बाढ़ के साथ तेज हवाएं जारी रहने का भी अनुमान है। इस क्षेत्र में रात में अधिक गंभीर मौसम का खतरा है और गुरुवार सुबह तक बाढ़ आने की भी संभावना है।
और अब अगली खबर, पैट्रिक टेलन फिर से बेनिन के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उन्हें पहले चरण में 86% मत प्राप्त हुए हैं। कुछ विपक्षी दलों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया था। रविवार को हुए मतदान में लगभग 50% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति टेलन के दोबारा चुनावी मैदान में कूदने के फैसले पर आपत्तियों और विपक्ष द्वारा बेनिन के स्थिर अफ्रीकी लोकतंत्र के तौर पर कमजोर होने के आरोपों के बीच चुनाव में हिंसक घटनाएं भी हुईं। चुनावों से पहले हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला कई शहरों में फैला। विपक्षी दलों के समूह ने अपने समर्थकों से कहा था कि वो घरों में रहकर चुनाव का बहिष्कार करें। राष्ट्रपति टेलन के खिलाफ बड़ी शिकायत ये है कि उन्होंने 2016 के चुनाव में किया ये वादा तोड़ा था कि वो केवल एक कार्यकाल के लिए सत्ता संभालेंगे। उन पर चुनाव कानूनों में बदलाव करके संसद पर अपने समर्थकों का संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का भी आरोप लगाया गया। 62 वर्षीय पैट्रिक टेलन बेहद अमीर व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल में बेनिन की आर्थिक उन्नति ने काफी रफ्तार पकड़ी थी। इन चुनावों में उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को बड़ा मुद्दा बनाया था। और स्पेनिश दिग्गज क्लब रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। रियल ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश क्लब लिवरपूल को हराने में सफलता पाई। अंतिम 8 के दूसरे लेग में रियल मैड्रिड को लिवरपूल के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलना पड़ा। पहले लेग में 3-1 से मिली जीत के आधार पर उन्होंने मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दूसरे लेग में लिवरपूल के घरेलू मैदान पर दोनों टीमों के बीच शुरू से ही कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि पहले हाफ में लिवरपूल को गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। इसी के साथ रियल के खिलाफ लिवरपूल पिछले 5 मुकाबलों में एक भी मैच नहीं जीत पाई है। दूसरी तरफ रियल ने चैंपियंस लीग या यूरोपियन कप में 30वीं बार सेमीफाइनल में स्थान बनाया है। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड का सामना एक अन्य इंग्लिश क्लब चेल्सी के साथ होगा। और मैनचेस्टर सिटी ने भी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल में मैन सिटी ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड को हराने में सफलता पाई। बुधवार की देर रात खेले गए दूसरे लेग में मैन सिटी ने 2-1 से जीत हासिल की। पहले लेग को भी इंग्लिश क्लब ने 2-1 से अपने नाम किया था और इस तरह उन्होंने 4-2 के एग्रीगेट स्कोर के साथ अंतिम 4 में प्रवेश किया। दूसरे लेग में बोरुसिया ने 15वें मिनट में गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली थी। दूसरे हाफ में मैन सिटी को पेनाल्टी मिली, जिस पर माहरेज ने गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। 75वें मिनट में बेन फोडेन ने गोल करके सिटी को 2-1 से बढ़त दिला दी। इसके बाद मुकाबले में कोई और गोल नहीं हो सका। सेमीफाइनल में सिटी का सामना पेरिस सेंट जर्मेन से होगा। और बाबर आजम के शानदार शतक की मदद से पाकिस्तान ने 4 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने 4 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 204 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 2 ओवर शेष रहते 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने अपने T20 करियर की सबसे बड़ी 122 रन की पारी खेली। उन्होंने 59 गेंद पर 15 चौके और 4 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान ने बाबर का अच्छा साथ देते हुए 73 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले अफ्रीकी टीम ने 5 विकेट पर 203 रन बनाने में सफलता पाई। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज मलान और ने 55 और एडम मार्करम ने 63 रन की पारी खेली। अंत में वांडर डुसेन ने नाबाद 34 रन बनाकर स्कोर 200 के पार पहुंचाया। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 203 रन बनाए। पाकिस्तान ने 18 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। बाबर आजम ने शतकीय पारी खेलते हुए बनाए 122 रन। 4 T20 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 की बढ़त बनाई। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर देश भर के किसान अपने कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर स्वरोजगार कर रहे हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के किसान गुलाब की खेती करने के साथ साथ गुलाब की पंखुड़ियों को प्रसंस्कृत करके गुलाब जल के अलावा कोरोना परफ्यूम और कूलर परफ्यूम जैसे अन्य तरह के उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हाल ही में लगे नेशनल सिल्क एक्सपो में अपने स्टॉल लगाने के लिए आए युवा उद्यमी नीरज भाटी से बात की है हमारे संवाददाता ओपी यादव ने।
कन्नौज के इत्र की खुशबू देश और दुनिया में यानी 7 समंदर पार भी अगर आप जाएंगे तो मिल जाएगी। अभी राजधानी दिल्ली में हम एक स्टॉल पे हैं। ये स्टॉल लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और यहाँ कन्नौज से एक भाटी आए हुए हैं जो इत्र के उत्पादक हैं और कृषि उत्पादक किसान है। इन्होंने प्रोसेस